हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ड्यू टू सम रीजंस हमारी एक भी क्लास नहीं हो पाई थी। आई थिंक लास्ट 4 डेज हो गए होंगे। कोई भी क्लास नहीं हो पाई है। सो आफ्टर लॉन्ग ब्रेक आज हमारी एक नई क्लास होगी जो कि होगी हिंदी पेडागोजी पे। हिंदी पेडागोजी का टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री, जो कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। हमारा शिक्षण सहायक सामग्री पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री जो है, यही सेम टॉपिक इंग्लिश में भी रहता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के नाम से, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये एक ही सेक्शन में नहीं, ये कॉमन टॉपिक होता है। तो ये हिंदी पेडागोजी में ही नहीं, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो ये आपका हर एक सब्जेक्ट पेडागोजी में हेल्प करेगा, ना कि सिर्फ हिंदी पेडागोजी में। तो इसको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ के पढ़िएगा, इससे आपको फायदा होने वाला है। पूरे एग्जाम में आपको एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स मिलेगा इस टॉपिक से। सिर्फ हिंदी में नहीं, ईवीएस में भी, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, हर जगह ये पूछ सकता है, बस पूछने का तरीका अलग होगा। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप सिर्फ हिंदी में ही नहीं, हर एक सेक्शन में इसको हैंडल कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग स्टाइल्स की, यानी कि अधिगम शैली की। अधिगम शैली जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। अधिगम शैली जो है 3 प्रकार की होती है, यानी कि अलग अलग तरह की लर्निंग स्टाइल होती है, और हर व्यक्ति अलग तरह की लर्निंग स्टाइल से सीखना पसंद करता है, या फिर उसको अलग लर्निंग स्टाइल से जल्दी वो सीखता है। तो वो 3 कौन कौन सी है? पहला है सुनकर सीखना, सेकंड है देखकर सीखना, और थर्ड है करके सीखना। ठीक है, इसको अगर मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वैसे ये भी इजी है। सुनकर यानी कि ऑडिबल स्टाइल, ऑडिबल स्टाइल या इसको ऑडिटरी बोलते हैं। ऑडिटरी स्टाइल, सेकेंड है विजुअल, और थर्ड है काइनेस्थेटिक। फर्स्ट है ऑडिटरी, सेकेंड है विजुअल, और थर्ड है काइनेस्थेटिक। अब और जो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सुनकर ज्यादा अच्छा सीखते हैं, सुनकर इन द सेंस कि सिर्फ लेक्चर से ही उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, लाइक लेक्चर क्लास से ही वो समझ जाते हैं, टॉपिक को समझ जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो ऑडिटरी स्टाइल के जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग होते हैं जो सुनकर सीखते हैं, वो टोटल 30% है। कितने हैं? 30% है। और देखकर सीखना, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्हें देखकर समझ में आता है, जिन्हें मतलब हमें चार्ट दिखाना होता है, या अगर हमने कोई एग्जाम्पल यूज किया तो फिर हमें उस एग्जाम्पल को लाइव शो करना होता है कि हाँ हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सुनकर देखकर सीखने की जो स्टूडेंट्स हैं वो 65% ऐसे स्टूडेंट हैं जो देखकर सीखते हैं, और बचते हैं 5% जिनको एकदम करके सीखना, यानी कि काइनेस्थेटिक, यानी कि अगर हम शेर की बात कर रहे हैं तो उनको लाइव शेर दिखाना पड़ेगा तभी वो समझेंगे, वरना समझेंगे नहीं। तो ऐसे होते हैं काइनेस्थेटिक। ठीक है, जैसे कि और इसमें क्या कर, जैसे जो सुनकर सीखना है, अब ऐसे स्टूडेंट जो ब्लाइंड हैं या जो देख नहीं सकते, जो दृष्टि बाधित स्टूडेंट हैं,
उनके लिए सुनकर सीखना अच्छा होगा। उन्हें हम ऑडियो टेप सुना सकते हैं, रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं, या ऑडियो लैब्स होती हैं जहाँ पे बच्चा जैसे प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो हमेशा सुनकर अच्छा होता है। अगर हमें उच्चारण अपना अच्छा करना है तो वो सुनकर होगा, तो उसके लिए हम उन्हें ऑडियो टेप दिखा सकते हैं या ऑडिटरी मतलब और दिखा कह सकते सुना सकते हैं। ऑडियो टेप हम उन्हें सुना सकते हैं और रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं। और लैंग्वेज लैब्स होते हैं कि भाषा का वो होता है प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला होती है जहाँ पे बच्चों को जो भाषा होती है वो ऑडियो टेप के द्वारा सुनाई जाती है। वो रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं जिससे उनका उच्चारण अच्छा होता है और वो बोलना भी सीखते हैं। तो ये होता है सुनकर सीखना। और जो बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, जो डेफ है, जो जिनको सुनने में दिक्कत है, वो देखकर सीखेंगे। और जिनका ये समझ सकते हैं कि ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉपर करके सीखेंगे। जैसे फील्ड ट्रिप पे ले जाना, म्यूजियम में ले जाना, एक्टिविटी करवाना, ग्रुप्स में एक्टिविटी करवाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी देखकर सीखने में, करके सीखने में। देखकर सीखने में भी फील्ड ट्रिप, म्यूजियम ले जाना, विजिट पे ले जाना, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो ये जो टोटल 3 लर्निंग स्टाइल्स होती हैं, सुनकर सीखना, देखकर सीखना, करके सीखना, ऑडिटरी, विजुअल एंड काइस्थेटिक, 30% ये है, 65% ये है, 5% ये है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की। तो बच्चों को सिखाने के लिए हम जिन सामग्री का प्रयोग करते हैं, जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, वो शिक्षण सहायक सामग्री होता है। सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए हम जिन सामग्री या संसाधनों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाता है। अब वो संसाधन कुछ भी हो सकता है, बुक हो सकती है, ये मार्कर हो सकता है, डस्टर हो सकता है, चौक हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है। अगर आपने किसी चार्ट का यूज किया अपने टीचिंग के दौरान तो वो चार्ट हो सकता है। ग्लोब का यूज करते हैं, वो ग्लोब हो सकता है। हम स्मार्ट क्लासेस में ले जाते हैं तो कंप्यूटर हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, स्मार्ट बोर्ड हो सकता है। ये सारी चीजें शिक्षण सहायक सामग्री में आता है। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनका यूज हम टीचिंग में करते हैं। और हमें एज अ टीचर पता होना चाहिए कि हमें किस बच्चे के लिए, किस टॉपिक के लिए और किस सिचुएशन में हमें कौन सा मटेरियल का यूज करना है। इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि कहाँ पे हमें किस मटेरियल का यूज करना है, कहाँ पे हमें किस रिसोर्स का यूज करना है। हर एक बच्चे को हर एक रिसोर्स से समझ में नहीं आएगा। यानी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको हमने लेक्चर दे दिया तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको लेक्चर समझ में नहीं आएगा, जिन्हें हमें या तो स्मार्ट क्लासेस में ले जाना होगा या फिर हमें उन्हें चार्ट दिखाना होगा या ग्लोब से समझ में आएगा। अलग अलग बच्चों से बच्चों को अलग अलग तरीके से समझ में आता है, तो हमें उन तरीकों पे ध्यान देना होगा। वो तरीके इंपॉर्टेंट हैं। तो जिन संसाधनों का, जिन चीज़ों का हम अपनी टीचिंग के दौरान, हम अपने शिक्षण के दौरान जिन भी चीज़ों का उपयोग करते हैं वो सारी चीजें शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर आती है। ठीक है। और अब बात करते हैं कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है इसका महत्व क्या है, इसका उपयोग करने से क्या होता है। ठीक है, तो इसका महत्व क्या क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। एक बात होगा कि ये हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाता है। ये क्या करता है कि हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाता है, शिक्षण को प्रभावी बनाता है। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी में अगर हम उच्चारण पढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पढ़ा रहे हैं कि कौन से शब्द का उच्चारण कैसा है या कौन से अक्षर का उच्चारण कैसा है, तो उसके लिए हम अगर ऑडियो टेप का यूज करते हैं, यानी कि जब जो भाषा प्रयोगशाला होती है वहां पे जब बच्चा ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सुनता है तो कहीं ना कहीं उसका उच्चारण भी अच्छा होगा,
उसकी लिसनिंग भी अच्छी हो, मतलब सुनने का जो लिसनिंग स्किल होगा, सुनने का कौशल होगा वो भी अच्छा होगा, उसके बोलने का भी कौशल अच्छा होगा, सुनेगा सही, समझेगा सही तो लिखेगा भी सही। तो इससे क्या होगा, उसके चारों कौशल का विकास होगा। तो ये क्या करता है, ये शिक्षण को प्रभावी बनाता है। ठीक है। सेकंड, ज्ञान को स्थिर करता है। ज्ञान को स्थिर करता है। ज्ञान को स्थिर कैसे करता है, जब हम करके सीखेंगे, ग्लोब्स को देखेंगे, चार्ट्स के द्वारा सीखेंगे या स्मार्ट क्लासेस में सीखेंगे। जैसे होता नहीं कि अगर कोई चीज अगर हम देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर बैठ जाती है। ठीक है। जैसे किसी को हमने देखा हो कहीं काफी पहले, तो उसे अगर हम दोबारा देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान आता है कि हमने इनको कहीं पे देखा हुआ है। तो जब हम देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो पिक्चर हमारे माइंड में बैठ जाती है। तो जितनी ज्यादा हम शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, जितने उदाहरण देंगे, उतना ही बच्चे के दिमाग में ज्ञान स्थिर होगा, उसके माइंड में चीजें बैठेंगी। ठीक है। इसकी मदद से, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियों की मदद से जटिल व सूक्ष्म ज्ञान को भी सरलता से सीखा जा सकता है। यानी कि जो जटिल ज्ञान है, जो सूक्ष्म ज्ञान है, उसको भी हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं, जो कठिन चीजें होती हैं। इससे शिक्षार्थियों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। इससे शिक्षार्थियों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। ठीक है। शिक्षण को प्रभावी बनाता है, ज्ञान को स्थिर करता है, सूक्ष्म जटिल चीजों को भी हम आसानी से सीख सकते हैं, शिक्षार्थियों की ज्ञानेंद्रियों का विकास बनाता है, बच्चों को एक्टिव करता है और उनमें उत्सुकता उत्पन्न करता है। बच्चों को एक्टिव रखता है और उनमें उत्सुकता उत्पन्न करता है। उत्सुकता कैसे उत्पन्न होगी, जैसे हम अगर मान लीजिए कोई चार्ट लेके आए हैं, या कहीं ना कहीं अगर हम मान लीजिए उन्हें स्मार्ट क्लासेस में लेके जाते हैं, तो बच्चे क्यूरियस होंगे कि हाँ हमें किस लिए लेके जाया जा रहा है, या क्या दिखाया जाएगा, या क्या क्लास होने वाली है, क्या हम देखने वाले हैं, कोई मूवी है, कोई कार्टून है, कोई वीडियो है, क्या हम देखने वाले, क्या हम समझने वाले हैं। इससे बच्चे एक्टिव भी होंगे और उत्सुक होंगे, यानी कि क्रियाशील भी होंगे और उत्सुक भी होंगे। सॉरी। अब आगे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। टोटल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दृश्य सामग्री, दूसरा है श्रव्य सामग्री, तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री, और चौथा है क्रिया सहायक सामग्री। क्रिया सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य और क्रिया सहायक सामग्री। अब दृश्य सामग्री क्या होगी, वो सारी चीजें जिसमें हम देखकर सीखेंगे, जो देखकर सीखने वाली चीजें होंगी वो दृश्य सामग्री में आएंगी। दृश्य सामग्री का प्रयोग हम किस प्रकार के बच्चों के लिए या किस प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए करेंगे, तो ऐसे बच्चे जिनको सुनने में दिक्कत है, उनके लिए हम दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, उनके लिए दृश्य सामग्री अच्छी होगी। फिर है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री
जिन सामग्रियों के द्वारा हम मतलब सुनकर सीखते हैं। अब श्रव्य सामग्री किसके लिए, किन बच्चों के लिए हम यूज करेंगे, जिनको देखने में प्रॉब्लम है। ठीक है, दृश्य श्रव्य वो होगा जिसमें बच्चे देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अब ये क्या हो सकता है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, वीडियो। ठीक है, कोई भी वीडियो होगी, आई थिंक ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे पता नहीं, कोई भी वीडियो होगी तो जो वीडियो होती है वो दृश्य श्रव्य सामग्री में आएगा। वो दृश्य श्रव्य सामग्री में आएगा, उसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, जिसमें ऑडियो भी होती है और पिक्चर्स भी होते हैं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री में एक सिंपल एग्जांपल हम लिखते हैं, क्या, वीडियो। अब जो क्रिया सहायक सामग्री है, लास्ट जो क्रिया सहायक सामग्री है वो क्या होता है, वो एक्टिविटीज होती हैं, जो हम एक्टिविटीज करवाते हैं बच्चों को। जैसे हम ट्रिप पे लेके जाते हैं, हम टूर पे लेके जाते हैं, हम विजिट के लिए लेके जाते हैं बच्चों को, किसी म्यूजियम में लेके गए, गार्डन में लेके गए, या हमने ट्री प्लांट करवाया, यानी कि हमने पेड़ लगवाया बच्चों से। ये जो सारी चीजें जो हम एक्टिविटीज कराते हैं वो सारी चीजें क्रिया सहायक सामग्री में आती है। अब इसमें हम अलग अलग करके एक एक सामग्री को समझ लेते हैं। ठीक है, दृश्य सामग्री में क्या क्या आएगा, दृश्य सामग्री में क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या आएगा, जैसे चार्ट, हम किसी चार्ट का यूज करते हैं, मानचित्र, श्याम बोर्ड यानी कि जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है या व्हाइट बोर्ड जो भी कह सकते हैं, तो ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर हो गया। प्रोजेक्टर के बाद जैसे कि न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं, अगर हमें कोई न्यूज बतानी है तो हमने न्यूज़पेपर का यूज किया। ठीक है, OHP यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये भी दृश्य सामग्री में आता है। इसके अलावा इसको कहेंगे ओवरहेड प्रोजेक्टर। और जैसे कि मान लीजिए हम अगर दिशा पढ़ा रहे हैं या हम स्टेट के बारे में पढ़ा रहे हैं, कंट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं, देश के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम ग्लोब का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारी सामग्रियां हो सकती है, बहुत सारे मटेरियल्स हो सकते हैं जो दृश्य में आएंगे। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं जो आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है श्रव्य सामग्री। श्रव्य में क्या क्या आएगा, जो हम सुनकर, जैसे कि इसमें ऑडियो कैसेट्स हो सकती हैं, ऑडियो कैसेट्स हो सकती हैं, ऑडियो प्लेयर हम यूज कर रहे हैं, ऑडियो प्लेयर ऑडियो कैसेट से ही बजेगा। ठीक है, रेडियो हो सकता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारी श्रव्य सामग्रियां हो सकती है जिनका उपयोग हम करते हैं। अब बात करते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री में, वीडियो आएगा, टीवी आएगा, फिल्म प्रोजेक्टर आएगा। दृश्य श्रव्य में क्या आएगा, टीवी आ सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है। ठीक है, हम कोई वीडियो दिखा रहे हैं बच्चों को, स्मार्ट क्लास में लेके जा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर हो गया। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये दृश्य श्रव्य सामग्री के हैं। अब बात करते हैं जो क्या बताया था, क्रिया सहायक सामग्री। फोर्थ जो बताया था, क्रिया सहायक सामग्री। क्रिया सहायक सामग्री में क्या क्या आएगा, मैंने बताया फील्ड ट्रिप हो सकता है, म्यूजियम में लेके जाना हो सकता है, प्लस जैसे इसमें क्या होता है कि हम ज्ञान को रियल लाइफ से जोड़ के देते हैं, यानी कि जो नॉलेज होती है उसको रियल लाइफ से जोड़ के बच्चों को सिखाते हैं, तो इसमें क्रिया सहायक सामग्री में आता है। ठीक है, और इसमें म्यूजियम में लेके जाना, फील्ड ट्रिप के लिए लेके जाना, कहीं भी हम बच्चों को घुमाने लेके जा रहे हैं जहाँ बच्चा जो है वो करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, तो वहां पे क्रिया सहायक सामग्री आएगा। ठीक,
अब बात करते हैं हम पाठ्य पुस्तक की। इससे कई बार क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, इवन किसी भी सेक्शन में आ सकता है। पाठ्य पुस्तक यानी कि जो टेक्स्ट बुक होती है बच्चों की, वो क्या है? तो टेक्स्ट बुक जो है वो एक संसाधन है। क्या है? एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। अब ये जो एक संसाधन है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो टेक्स्ट बुक होती है, जो पाठ्य पुस्तक होती है क्लास की, वो एक संसाधन होती है, एकमात्र संसाधन नहीं। यानी कि कई सारे संसाधनों में एक संसाधन होती है। किताब जो होती है वो सब कुछ नहीं होती है, बट कुछ होती है। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब बात आए कि एकमात्र संसाधन, ठीक है, जब ये कहा जाए कि एकमात्र संसाधन, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, एक संसाधन होगा। एक और छोटा टॉपिक इसमें बचता है बहुभाषिकता का। बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। अब बहुभाषिकता क्या होता है? बहुभाषिकता जो होता है, बहुभाषिकता का मतलब होता है कि बहुत प्रकार की भाषा बोलना। यानी कि जैसे जो हमारा इंडिया है, जो हमारा देश है भारत, वो बहुभाषी देश है जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, हमें एक नई लैंग्वेज मिलती है। लैंग्वेज जैसे कि इवन जैसे कह सकते हैं एरिया टू एरिया जो होता है, वो उनका एसेंट थोड़ा अलग होता है, बोलने का तरीका, उनके कुछ वर्ड्स जो होंगे वो एकदम अलग होंगे, और हमारे जो वर्ड्स होंगे बोलने का जो तरीका वो एकदम अलग होगा। तो इसलिए भारत जो है वो क्या है? बहुभाषी देश है, और यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो बहुभाषिकता को हमें क्या करना है? स्वीकार करना है। बहुभाषिकता को हमें क्या करना है? स्वीकार करना है। एक क्लास अगर हम पढ़ा रहे हैं, क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, तो वो 50 तरह की लैंग्वेज बोलते होंगे। अगर मान लीजिए हम कहीं बाहर पढ़ा रहे हैं, अलग स्टेट में, तो कहीं ना कहीं उसमें पंजाबी बच्चा भी होगा, गुजराती भी होगा, मराठी भी होगा, कोई हिंदी बोलता होगा, कोई इंग्लिश बोलता होगा, कोई कुछ बोलता होगा। ठीक है, कुछ है तो कोई नहीं बोलता होगा, तो कई सारे लैंग्वेज बोलते होंगे। तो हमें क्या करना है? उनकी हर एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना है, उनकी हर एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना है, और उनकी भाषा को हमें एक संसाधन के रूप में प्रयोग करके फिर अपना शिक्षण करना है। ये नहीं कि अगर मैं हिंदी बोलती हूँ और मेरे सामने जो बच्चा है वो पंजाबी बोलता है, तो मैं बोलूँ कि नहीं तुम पंजाबी अपनी छोड़ो, तुम मेरी हिंदी सीखो, क्योंकि सारे बच्चे हिंदी बोलते हो, तुम्हें भी हिंदी। नहीं, मुझे उसको उसके पंजाबी में हमें उसको समझाना है, उसकी लैंग्वेज को मुझे रिसोर्स का यूज करना है, उसकी भाषा जो है वो मेरे लिए एक संसाधन है, और उसकी भाषा का प्रयोग करके मैं अपना शिक्षण करूंगी। तो बहुभाषिकता को हमें स्वीकार करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको अस्वीकार नहीं करना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। मल्टीलिंगुअलिज्म को हमें क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। इससे क्वेश्चन आता है। तो कुछ बहुत छोटे छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आई होप आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, और ध्यान रखिए। तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।